हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पर। आज हम आपके लिए क्लास 11 जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके चैप्टर नंबर 1 और 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए हैं। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 से, व्यष्टि अर्थशास्त्र से लिए गए हैं ये। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले क्वेश्चन हैं ये पीवाई के क्वेश्चन लिए गए हैं, ये आपके सैंपल पेपर से लिए गए हैं और ये आपके बुक से लिए गए हैं। तो इन पर विशेष जोर बनाए रखिएगा। आपके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इससे बाहर कुछ नहीं आएगा क्वेश्चन आंसर में, ये बात अपने दिमाग में लगा लो और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहना। आइए शुरुआत करते हैं बिना देरी के। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए, कई सालों से लगातार रिपीट हो रहा है, ध्यान रखना। इसका उत्तर जानते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है वो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब व्यक्तिगत लेवल पर क्या करता है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अब ये आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? ये आर्थिक क्रियाएं होती हैं जिसमें आपका आता है विनिमय, मतलब आदान प्रदान, उत्पादन, उपभोग। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, उत्पादन, उपभोग, उपभोक्ता। ठीक है, विनिमय। ठीक है, ये होती है आपकी आर्थिक क्रियाएं। इसमें आप एक और जोड़ दो, वितरण। कोई पदार्थ है उसको पहले उत्पादन किया जाता है, फिर उसको एक्सचेंज किया जाता है, विनिमय किया जाता है, एक दूसरे को दिया जाता है, फिर उसका वितरण होता है। वितरण मतलब बांट दिया जाता है, फिर उपभोक्ता तक पहुंचता है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो आर्थिक क्रिया, व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के, क्या समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था, संपूर्ण देश के, संपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं के स्तर पर ये आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। ठीक है, आर्थिक क्रिया मैंने आपको समझा दी है। दूसरा अंतर व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो एक उद्योग, एक फर्म के कुल उत्पादन पर कीमत निर्धारित करता है, इसलिए इसे संक्षेप में कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। रिपीट करता हूं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र एक उद्योग, एक फर्म से कुल उत्पादन पर कीमत निर्धारित करता है, इसलिए इसे संक्षेप में कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कुल उत्पादन की कीमत निर्धारित करता है, इसलिए इसे आय और रोजगार का सृजन कहा जाता है। ठीक है, तीसरे अंतर की बात करते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में समष्टि अर्थशास्त्र के चार स्थिर होते हैं। क्या, रिपीट करता हूं, व्यष्टि अर्थशास्त्र में के अध्ययन में, क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में समष्टि अर्थशास्त्र के चर होते हैं। क्या चर होते हैं? वो स्थिर होते हैं। समझ में आया? समष्टि अर्थशास्त्र में यही होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन में व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो चर होते हैं वो स्थिर होते हैं। ये तीन अंतर हो गए। चौथा अंतर देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का समाधान करता है, लेकिन जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी, मुद्रास्फीति आदि समस्याओं का समाधान करता है। ये चार अंतर आपको लिख देने हैं। 3 नंबर में आए तो 3 अंतर लिख दोगे, 3 नंबर मिल जाएंगे। 4 नंबर में आएगा तो 4 पॉइंट लिख देने हैं आपको, 4 नंबर पूरे मिल जाएंगे।
मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, और यही प्रश्न मिलेंगे, ध्यान रख लेना इस चीज का। एग्जाम देख कर आओगे तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन आए थे एग्जाम में, नहीं आए थे बताना मुझे आके। मैं इतने कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ आपके एग्जाम में 100% आएंगे। दूसरा प्रश्न देखिए, वास्तविक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में अंतर लिखिए। वास्तविक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? देखो ध्यान समझना, जो वास्तविक है, वास्तविक अर्थशास्त्र मतलब रियल अर्थशास्त्र, इसमें क्या होता है, ये भूत, भविष्य और वर्तमान, भूत, भविष्य और वर्तमान से संबंधित है। जो वास्तविक अर्थशास्त्र है ये भूतकाल मतलब, और भविष्य काल और वर्तमान से संबंधित है। ठीक है, इतना आपको पहले पॉइंट में लिख देना है। वास्तविक अर्थशास्त्र भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल से संबंधित है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्रियों के विचार से संबंधित है। क्या है? विचार से संबंधित। समझ में आया पहला पॉइंट? रिपीट कर लो। वास्तविक अर्थशास्त्र भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल से संबंधित है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र अर्थशास्त्रियों के विचारों से संबंधित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होगा, क्या था, क्या है? देख लो, वास्तविक अर्थशास्त्र क्या होगा, क्या था, क्या है से संबंधित है, लेकिन जो आदर्शात्मक अर्थशास्त्र है क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, से संबंधित है, ये क्या होना चाहिए से संबंधित है, लेकिन जो वास्तविक अर्थशास्त्र है वो क्या होगा, क्या था, क्या है से संबंधित है। दो पॉइंट अच्छे से समझ में आए। तीसरा पॉइंट देखो ध्यान से, वास्तविक अर्थशास्त्र को सत्य और असत्य कहा जा सकता है। क्या? वास्तविक अर्थशास्त्र को सत्य और असत्य कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हम ये देख के बता सकते हैं क्या होगा भाई, ये हुआ सत्य है या असत्य है। जैसे मैं आपसे कहूंगा ये एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपसे कहा ये प्रश्न एग्जाम के आपके एग्जाम में आएंगे, जब आप एग्जाम दोगे तो आप देख के बता दोगे कि हाँ ये आए थे तो ये होगा, तो ये आप ये कह सकते हो हाँ ये सत्य है, ये आए थे। ठीक है, अगर ये नहीं आए तो आप कहोगे ये सत्य नहीं है, असत्य है, ये नहीं आए थे। ठीक है, तो आप इन्हें सत्य और असत्य कह सकते हो, सत्य और असत्य कह सकते हो, लेकिन इन्हें सत्य और असत्य नहीं कह सकते। क्या नहीं कर सकते? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ये केवल विचार हैं। ये क्या है? हमने पहले ही पढ़ा, ये केवल विचार हैं। अब आप किसी के विचार बता सकते हो कि भाई इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके विचार कैसे हैं, ये सत्य विचार हैं या गलत विचार हैं, आप नहीं बता सकते ना। तो ये तीन चीजें आपको लिख देनी है। अगर 4 नंबर में आए तो एक पॉइंट आपको ये जोड़ देना है कि इनको जांचा नहीं जा सकता, इनको जांचा नहीं जा सकता मतलब इनकी जांच नहीं की जा सकती। किसकी? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की जांच नहीं की जा सकती, लेकिन जो वास्तविक अर्थशास्त्र है उसकी जांच की जा सकती है। समझ में आया? ध्यान रखना, 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, उसके साथ साथ एक लाइक और एक प्यारा सा सुंदर सा कमेंट करके जाइएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। अर्थव्यवस्था क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। देखो, अर्थव्यवस्था क्या है, इसके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। मैं आपको समझाता हूं।
बस 1 मिनट रुको, उदाहरण के साथ समझाता हूँ आपको। देखो, आपको उदाहरण के साथ से मैं समझाने के लिए अर्थव्यवस्था क्या है, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले आपको एक डेफिनेशन सुना देता हूँ ताकि आपको याद रहे, उसके बाद आपको एक एग्जांपल भी मैं दूंगा। अर्थव्यवस्था क्या है? अपने जीवन यापन को चलाने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए यह एक साधन है। आजीविका को चलाने के लिए यह एक साधन है जिसमें व्यक्ति अपने कार्य को करता है, ये अर्थव्यवस्था कहलाती है। अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। जैसे मान लो ये डॉक्टर है, डॉक्टर शिक्षक से जुड़ा है, शिक्षक दुकानदार से जुड़ा है, दुकानदार टीवी वाले से जुड़ा है, और टीवी वाला बिजली से जुड़ा है, और बिजली वाला डॉक्टर से जुड़ा है। देखो कैसे, डॉक्टर है, ये क्या है? डॉक्टर। ये डॉक्टर है, ये तो भाई जब शिक्षक के बच्चे बीमार होंगे तो ये कहां ले जाएगा? डॉक्टर के पास ले जाएगा। लेकिन जब डॉक्टर बन गया ये, तो ये डॉक्टर, इसके बच्चे पैदा होंगे तो ये बच्चों को कहां भेजेगा? शिक्षक के पास भेजेगा पढ़ने के लिए। तो देख रहे हो, डॉक्टर, शिक्षक ने भेजा डॉक्टर के पास इलाज के लिए, लेकिन शिक्षक ने भेजा डॉक्टर के पास इलाज के लिए, और डॉक्टर ने भेजा शिक्षक के पास शिक्षा लेने के लिए। देखो, उसके बाद शिक्षक है, शिक्षक दुकान पर सामान लेने भी जाएगा, सामान खरीदेगा भी, लेकिन जो दुकानदार है वो क्या करेगा? अपने बच्चों को पढ़ाएगा भी। तो शिक्षक से भी इसका संबंध है। उसके बाद देखो, जब ये दुकानदार है तो इसके बच्चे भी होंगे, इसके घर वाले भी होंगे, इसका परिवार भी होगा। जब इसका परिवार होगा तो ये कहेंगे भाई टीवी देखो, टीवी हम देखेंगे, टीवी लाओ हमारे लिए, तो वो टीवी भी लेगा। लेकिन जब ये टीवी वाला है, उसके बच्चे कहेंगे भाई हाँ हमें खाने के लिए दूध चाहिए, दही चाहिए, तो वो क्या लेगा? दुकान से सामान लेगा। लेगा कि नहीं लेगा? उसके बाद जब टीवी वाला है, क्या ये टीवी वाला है भाई जो टीवी बेचता है, अब टीवी वाला, टीवी खराब हो जाएगी तो ये किसके पास जाएगा? बिजली वाले के पास जाएगा, बिजली वाले से ठीक करके देगा। और जब बिजली वाला इसे ठीक करके देगा तो बिजली वाला क्या करेगा? बिजली वाला अपने बच्चों को जब बीमार हो जाएंगे तो डॉक्टर के पास भेजेगा। मतलब एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं कि नहीं है? एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को सबसे काम पड़ता है। तो यही अर्थव्यवस्था है। ठीक है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है और अपने कार्य करता रहता है, और अपने आजीविका को चलाने के लिए ये एक साधन है जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आया? एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, लाइक बहुत कम है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, ताकि हम आपको कोई भी समस्या ना होने दें। ठीक है, अब इसके प्रकार की व्याख्या करते हैं। तो इसके 3 प्रकार हैं, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। तो देखो कौन कौन से हैं। केंद्रीय, केंद्रीय अर्थव्यवस्था, केंद्रीय अर्थव्यवस्था है। दूसरी है बाजार अर्थव्यवस्था, या इसे हम स्वतंत्र अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये 3 अर्थव्यवस्था है। इनमें क्या बताना है? इनकी प्रकारों की व्याख्या करनी है, इनकी व्याख्या करनी है। तो समझना ध्यान से, बहुत ध्यान समझना। आपके एग्जाम में ये प्रश्न 100% आएगा, अर्थव्यवस्था क्या है, इनके प्रकारों की व्याख्या कीजिए। या फिर आपसे प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा, केंद्रीय अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर बताइए। प्रश्न किसी प्रकार से भी घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो केंद्रीय अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में अंतर समझना ध्यान से। केंद्रीय अर्थव्यवस्था क्या होती है? केंद्रीय अर्थव्यवस्था होती है जो सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। केंद्रीय अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जो सरकार के द्वारा नियंत्रित होती है। बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, यह किसी निजी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित होती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित हो जाएगा इन दोनों का जोड़। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या आएगा? इसमें केंद्र, मतलब इसमें सरकार और निजी व्यक्ति दोनों क्या करते हैं? नियंत्रण करते हैं। समझ में आया? केंद्रीय अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार उत्पादन करती है, बाजार अर्थव्यवस्था जिसमें व्यक्ति उत्पादन करता है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें व्यक्ति और सरकार दोनों उत्पादन करते हैं। समझ में आया? उसके बाद सरकार, केंद्रीय अर्थव्यवस्था में सरकार उत्पन्न करती है,
लेकिन वो किसके लिए उत्पादन करती है? सामाजिक कल्याण के लिए। किसके लिए उत्पादन करती है? सामाजिक कल्याण के लिए। बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था किसके लिए उत्पादन करती है? अधिक लाभ उत्सर्जित करने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए क्या करती है? उत्पादन करती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या आएगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था सामाजिक कल्याण और लाभ दोनों के लिए उत्पादन करती है। ठीक है। अब जो सरकार है, केंद्रीय अर्थव्यवस्था जिसमें आता है, उसमें सरकार अपने इच्छा अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करती है। सरकार है भाई, कुछ भी कर सकती है वो। इसमें क्या करती है? जो सरकार होती है वस्तु और सेवाओं का उत्पादन स्वयं करती है, अपनी इच्छा अनुसार करती है। लेकिन जो बाजार अर्थव्यवस्था है, जैसा बाजार चलेगा, जैसे मार्केट चलेगा, जैसे लोगों की डिमांड आएगी, उस प्रकार से ये करेगा। तो इसमें क्या होता है? इसमें बाजार अर्थव्यवस्था में व्यक्तियों के इच्छा अनुसार वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। समझ में आ गया? मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप इन दोनों का प्लस कर देंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा और व्यक्तियों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। ठीक है। केंद्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सभी लोग उसमें उत्पादन करने के लिए आएंगे, लेकिन उन्हें कुछ क्या मिलेगा? कुछ पैसा मिलेगा। बाजार अर्थव्यवस्था में ये निजी क्षेत्रों में उत्पादन होता है, या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था कहते हैं इसे। ठीक है। तो ये निजी क्षेत्रों में उत्पादन होता है। लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था होगा जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। समझ में आया? चार अंतर। पांचवा अंतर देखिए, केंद्रीय अर्थव्यवस्था में सरकार द्वारा अधिक संसाधनों का नियंत्रण होता है। जो संसाधन है उनका नियंत्रण कौन करेगा? सरकार करेगी। केंद्रीय अर्थव्यवस्था में अधिक संसाधनों का नियंत्रण सरकार के द्वारा होता है। बाजार अर्थव्यवस्था या स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में अत्यधिक संसाधनों का नियंत्रण निजी व्यक्ति करता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में संसाधनों का नियंत्रण व्यक्ति और सरकार दोनों करते हैं। समझ में आया आपको? आशा करते हैं हमें ऐसी समझ में आ रहा होगा आपको। चलते हैं हम आगे प्रश्नों की ओर। आर्थिक समस्या के कारण लिखिए। आर्थिक समस्या के कारण लिखिए। पहले हम जान लेते हैं आर्थिक समस्या क्या होती है। आर्थिक समस्या मतलब धन की समस्या। आर्थिक मतलब धन की समस्या। तो इसके क्या क्या कारण है? देखो, ध्यान समझना। संसाधनों का सीमित होना, संसाधनों का सीमित होना। दूसरा, इच्छाओं का असीमित होना, असीमित। तीसरा, आय स्थित होना या स्थिर होना। देखो, अब आर्थिक समस्या के कारण, आर्थिक समस्या क्यों होती है, इसके क्या कारण है लिखिए। आपसे पूछा जाएगा 3 नंबर में, इसको आपको लिखना है, फिर उसके बाद एक्सप्लेन करना है। मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप समझना। आर्थिक समस्या के कारण, तो संसाधनों का सीमित होना। संसाधनों का सीमित होना मतलब संसाधन आपके यहां पर कितने हैं? सीमित हैं। लेकिन आपकी इच्छाएं असीमित हैं। इच्छाएं असीमित कैसे हैं भाई? देखो, यदि आपके पास कुछ नहीं है तो आप सोचोगे जो बिल्कुल फ्री है, कुछ नहीं है उसके पास, तो वो तो बिल्कुल फ्री रहता मजे में। लेकिन जिसके पास कुछ होता है थोड़ा बहुत, जैसे मान लो वो एक किराए के मकान पे रहता है, तो वो सोचता है कि भाई मैं मकान खरीद लूं। वो सोचता है मैं मकान खरीद लूं। जब वो मकान खरीद लेता है तो वो सोचता है भाई मैं, मेरे पास स्कूटी नहीं है, मैं स्कूटी खरीद लूं। जब व्यक्ति स्कूटी खरीद लेता है तो वो सोचता है मेरे पास यार स्कूटी बहुत दिन हो गए चलाते हुए, बाइक खरीदूंगा। तो बाइक खरीद लेता है। और जब बाइक कुछ दिन चला लेता ना तो कहता है यार मैं कार खरीदूंगा, इसमें यार बहुत गर्मी लगती है, इस चलता हूँ ना बहुत पसीना बहाता है, तो मैं कार खरीदूंगा एसी वाली। जब वो कार खरीद लेता है ना तो वो कहता है यार ज्यादा ये परेशान कर रही है भाई, अच्छा नहीं लग रहा है कार में, अब मैं हेलीकॉप्टर खरीदूंगा। तो वह हेलीकॉप्टर ले लेता है। वो सोचता है यार बहुत देर लगाती है कार है ना, बहुत देर लगाती है, बहुत समय में पहुंचाती है, हेलीकॉप्टर लूंगा जल्दी पहुंचूंगा। तो वह हेलीकॉप्टर ले लेता। ठीक है। अब आपने देखा
इच्छाएं बढ़ रही हैं, वो हेलीकॉप्टर खरीद लेगा ना, वो सोचेगा बढ़िया हेलीकॉप्टर खरीद। भाई इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, मकान दुकान सब कुछ ले लो फिर भी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी आपकी, आपको इच्छा कभी समाप्ति नहीं होगी। आपकी इच्छा इतनी है तो इच्छाओं को कंट्रोल करो भाई। उसके बाद संसाधन सीमित है, भाई संसाधन आपके पास सीमित है, आपके देश में संसाधन सीमित है, संसाधन सीमित है ऐसे क्योंकि आपको सभी की आवश्यकताएं पूरी हो सके, लेकिन आप ज्यादा आवश्यकताओं पूरा करेंगे तो इसलिए आपकी क्या होती है, आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है। तीसरी बात, आय स्थिर होना, आपकी आय कितनी है, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, इतनी आय है, लेकिन आपकी इच्छाएं इतनी हो जाती हैं, इच्छाएं इतनी हो जाती हैं कि भाई देखो तो अगर आप खर्चा निकालोगे ना तो 2 लाख 2.5 लाख का आ जाएगा, लेकिन आपकी सैलरी कितनी है, 1 लाख 1.5 लाख, तो आप उतना ठीक है। आय स्थिर है आपकी, क्या है, आय आपकी स्थिर है। आय क्या है आपकी, स्थिर है। तो आपका जब खर्चा निकालोगे ना, क्या खर्चा निकालोगे तो भाई यार हमारी की सैलरी 1 लाख रुपए, खर्चा निकल रहा है 1.5 लाख 2 लाख रुपए, आप सोचते हो भाई मैं कार भी खरीद लूं, घर भी खरीद लूं, मेडिसिन भी खरीद लूं, दवाइयां भी ले लूं, है माता पिता के लिए, अपने लिए, जो आपको समस्या है। तो आप भाई क्या करते हो भाई, आपके पास संसाधन सीमित है, आय आपके पास सीमित है, आप 1.5 लाख 1 लाख रुपए कमाते हो, आपकी इच्छाएं बहुत सारी हैं, आप जब खर्चा जोड़ते हो 1.5 2 लाख रुपए का आ जाता है, उसको आप क्या करें भाई, वैकल्पिक प्रयोग। कौन से प्रयोग, वैकल्पिक प्रयोग, मतलब ये क्या होता है, चयन की समस्या, क्या, चयन की समस्या। जब आपके पास 2 लाख का खर्चा आ गया, आपने हिसाब जोड़ा तो, लेकिन आपकी सैलरी 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए कहां से लाओगे, तब आप उसमें से कुछ मैन मैन खर्चे, मतलब कुछ जरूरी खर्चे निकाल लेते हो कि भाई मुझे ये तो करना ही है, उसके बाद ये है तो ये अगली सैलरी आएगी तो तब देख लेंगे, ठीक है, या अगली बार पैसे कमाएंगे तब देख लेंगे, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं वैकल्पिक प्रयोग, मतलब चयन की समस्या, हम चुनते हैं कि कौन सा खर्चा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब दवाइयां भाई उनके बिना तो आप जीवित नहीं रह सकते, खाना है, आटा है, गेहूं है, चावल है, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा, लेकिन आप सोचते हो घर भाई ये तो बाद में खरीद लेंगे, कोई बात नहीं। तो ये वैकल्पिक प्रयोग हमें सिखाता है अर्थशास्त्र, ये है आर्थिक समस्या के कारण, क्योंकि आपकी इच्छाएं समाप्त नहीं होती, इच्छाएं सीमित होती है, आय आपकी स्थिर होती है, संसाधन सीमित होते हैं, और आपको वैकल्पिक प्रयोग करना पड़ता है, संसाधन आपको वस्तुओं का चयन करना पड़ता है, इसलिए ये कारण आप लिख दोगे, इसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दोगे। समझ में आया आपको, एक लाइक जरूर कर दो भाई, बिल्कुल बिल्कुल लाइक करो, कमेंट करो, आपको समझ में आ रहा है अच्छे तरीके से तब। नेक्स्ट जानते हैं, पांचवा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम का, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, व्याख्या करो। ये प्रश्न आपसे ऐसे नहीं पूछा जाता, ये प्रश्न आपसे कोई एक टॉपिक में पूछा जाएगा, पूछेगा क्या उत्पादन किया जाए, इसके संदर्भ में व्याख्या कीजिए, या इसके संदर्भ में कुछ कथन लिखिए, या आपसे पूछेगा कैसे उत्पादन किया जाए, इसके संदर्भ में कथन लिखिए, इसकी व्याख्या कीजिए। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा किसके लिए उत्पादन किया जाए, इसकी व्याख्या कीजिए, 3 अंक में आपसे एक टॉपिक एक 3 नंबर में पूछा जाएगा, जैसे क्या उत्पादन किया जाए व्याख्या कीजिए, कैसे उत्पादन किया जाए व्याख्या कीजिए, किसके लिए उत्पादन किया जाए व्याख्या कीजिए। ये मैंने आपका सारा जो क्वेश्चन है वो एक ही क्वेश्चन में उतार दिया इसको, ठीक है। अब इसको एक एक पॉइंट से समझना, बहुत ध्यान समझना, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, दूसरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझ लेना इसको। क्या उत्पादन किया जाए, मतलब जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके सामने समस्याएं आती हैं, क्या आती हैं, समस्याएं आती हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं भाई, उनके सामने समस्याएं आती हैं, क्या उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, आपको अगर ये पूछा जाए तो आपको क्या बोलना है, ये कथन सेवाओं और वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है, क्या बोलना है, क्या उत्पादन किया जाए, ये कथन वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है, समझ में आया। उत्पादन किया जाए मतलब क्या उत्पादन किया जाए, क्या वस्तु और सेवाएं तो उत्पन्न करेंगे, आप उत्पादन करेंगे, तो ये कथन आपका किससे संबंधित है, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है, समझ में आया, ये पॉइंट आपको लिख देना है। दूसरा, प्रत्येक समाज में
प्रत्येक देश में दो वर्ग होते हैं, गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग, अमीर वर्ग। ठीक है, दूसरा आपको ये लिख देना है। तीसरा आपको लिखना है, तीसरा आपको क्या लिखना है, क्या उत्पादन किया जाए। आपकी वस्तु दो प्रकार की होती है, उपभोक्ता वस्तु, कौन सी वस्तु, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु, पूंजीगत वस्तु। ठीक है, ये दो प्रकार की वस्तु होती हैं। पहले मैंने आपको लिखवाया क्या उत्पादन किया जाए, ये कथन वस्तु और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित है। दूसरा मैंने लिखवाया कि प्रत्येक देश में, प्रत्येक समाज में दो वर्ग होते हैं, एक गरीब वर्ग, एक अमीर वर्ग। ये मैंने आपको लिखवा दिया। उसके बाद मैं आपको लिखवा रहा हूं कि उत्पादन वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। क्या, उत्पादन वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। उपभोक्ता वस्तु क्या होती है, उपभोक्ता वस्तु जिसका हम उपयोग करते हैं, जैसे दूध, दही, आटा, गेहूं, चावल। तो आप कुछ भी लिख सकते हो, दूध, दही। ठीक है, इनका आप इस्तेमाल करते हो रोज के इस्तेमाल में, दूध, रस, कॉफी। ठीक है, ये हो गई उपभोक्ता वस्तु जिनका आप रोज इस्तेमाल कर लेते हो। एक होती है पूंजीगत वस्तु। पूंजीगत वस्तु क्या होती है, पूंजीगत वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जिसमें पूंजी अधिक लगती है। क्या, पूंजी अधिक लगती है, जैसे मकान, ट्रैक्टर। ठीक है, ये आपकी पूंजीगत मशीनें, पूंजीगत वस्तु हैं। मशीनें हो गई आपकी, मकान हो गए आपके, ट्रैक्टर हो गए आपके, ये कौन सी वस्तु हो गई, पूंजीगत वस्तु हो गई। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको लिखवाया था अभी, दो वर्ग होते हैं, अमीर वर्ग, गरीब वर्ग। तो आपको लिखना है कि यदि गरीब वर्ग है, यदि गरीब वर्ग है तो उसमें उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन अधिक किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है गरीब वर्ग है तो भाई उसके पास पैसा नहीं होगा, तो वो जो रोज की इस्तेमाल होने वाली वस्तुएं, उपभोक्ता वस्तुएं हैं, वो ही खरीदेगा, पूंजीगत वस्तु कम खरीदेगा। ठीक है, खरीदेगा लेकिन कम खरीदेगा। दूसरी बात, अमीर वर्ग है तो पूंजीगत वस्तुएं अधिक खरीदेगा, तो आपको क्या करना है, अधिक उत्पादन करना है, पूंजीगत वस्तु का अधिक उत्पादन करना है, क्योंकि आपको पता है जब अमीर वर्ग है तो अमीर वर्ग ज्यादा वस्तु खरीदेगा, पूंजीगत। ठीक है, तो आपको लिखना है यदि अमीर वर्ग है तो पूंजीगत वस्तु अधिक उत्पादन करेगा, क्योंकि उससे मिलने वाला लाभ अधिक होगा, क्योंकि उसके पास पैसा है तो वो अधिक लाभ देगा। उसके बाद उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन भी करेगा, वो क्यों करेगा, क्योंकि भाई उसमें जनसंख्या है तो वो भी तो उसका कंज्यूम करेगी, उसको भी खाएगी, तभी तो वो जीवित रह पाएगी। तब जब वस्तु और सेवा का उत्पादन नहीं होगा तो वहां की जनसंख्या जीवित रहेगी क्या, नहीं रहेगी। तो आपको क्या लिखना है कि यदि अमीर देश है तो पूंजीगत वस्तु का उत्पादन अधिक होगा, मकान, ट्रैक्टर और मशीनें हो गई, उनका उत्पादन अधिक होगा, लेकिन वहां उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन कम होगा, जितना इस्तेमाल हो सके। ठीक है, लेकिन गरीब वर्ग है तो उसमें उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन अधिक होगा और पूंजीगत वस्तु का उत्पादन कम होगा। समझ में आ गया होगा ये आपको क्या उत्पादन किया जाए, इससे पूरा आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम। तो नंबर में आपसे पूछा जाएगा कैसे उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए। ये कथन आपका तकनीकी से संबंधित है, किससे संबंधित है, तकनीकी। आपको पहला पॉइंट बनाना है, ये कथन कैसे उत्पादन किया जाए, ये कथन तकनीकी से संबंधित है। आप इतना लिख दोगे, लिख दोगे भाई, तकनीकी से संबंधित है। उसके बाद दो तकनीकी होती है, कौन कौन सी तकनीकी, श्रम प्रधान तकनीकी और उसके बाद होता है पूंजी प्रधान तकनीकी। कौन सी तकनीकी, श्रम प्रधान तकनीकी और दूसरी आपकी पूंजी प्रधान तकनीकी। ये आपकी दो तकनीक हैं। पहला आपको लिखना है क्या उत्पादन किया जाए, ये कथन मतलब कैसे उत्पादन किया जाए, ये कथन आपका तकनीकी समस्या से संबंधित है। दो तकनीक होती हैं, श्रम प्रधान तकनीकी, पूंजी प्रधान तकनीकी। इसके बारे में पढ़ते हैं। श्रम प्रधान तकनीकी जिसमें पूंजीगत पूंजी की कम और श्रम की अधिक प्रधानता होती है, पूंजी की कम लेकिन श्रम की अधिक प्रधानता होती है। पूंजी प्रधान जहां पैसे की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन श्रम की कम आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आपको देखो मैंने आपको बताया हर समाज में, हर वर्ग में, हर देश में दो वर्ग होते हैं, गरीब वर्ग, अमीर वर्ग। तो आपको ध्यान रखना है
ये 2-3 पॉइंट आपको लिख देने, उसके बाद लिखना है, ये आपको लिखना है हर समाज में, हर वर्ग में, हर देश में 2 वर्ग होते हैं, गरीब वर्ग और अमीर वर्ग। ठीक है, इतना आपको लिख देना है। उसके बाद आपको लिखना है, यदि गरीब वर्ग है तो वह श्रम प्रधान तकनीकों का प्रयोग करेगा, श्रम प्रधान तकनीकों का प्रयोग करेगा, क्योंकि भाई उसके पास गरीब है तो उसका पैसा तो होगा नहीं, तो पूंजी प्रधान तकनीक का वो प्रयोग नहीं करेगा। लेकिन वो क्या किसका प्रयोग करेगा? श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करेगा, मेहनत करेगा, लेकिन पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग कम करेगा। अगर अमीर वर्ग है तो वो पूंजी प्रधान वस्तुओं का प्रयोग अधिक करेगा, क्योंकि इसके पास पैसा है, तो वो पूंजी प्रधान तकनीक का अधिक प्रयोग करेगा और श्रम प्रधान तकनीक का कम प्रयोग करेगा। इतना आपको समझ में आ गया कैसे कैसे उत्पादन किया जाए? ये कथन आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आपको 4 से 5 पॉइंट बनाने हैं और 3 नंबर पूरे एग्जाम में ले लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट है आपका किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो मैं आपको बता दूं किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये कथन किससे संबंधित है? जनसंख्या से संबंधित है। मतलब किसके लिए उत्पादन किया जाए? जनसंख्या के लिए उत्पादन किया जाए, तो आपको ये लिख देना। उसके बाद किसके लिए उत्पादन किया? जनसंख्या के लिए उत्पादन किया। वही रिपीट बात होती है, हर समाज में 2 वर्ग होते हैं, गरीब वर्ग, अमीर वर्ग। यदि गरीब वर्ग के लिए आप उत्पादन करेंगे, इसके लिए गरीब वर्ग के लिए आप उत्पादन करेंगे तो आपको मिलने वाला लाभ होगा वो कम होगा, क्योंकि भाई गरीब है तो वो छोटी वस्तु नहीं खरीदेगा, उपभोक्ता वस्तु खरीदेगा, तो छोटी खरीदेगा तो छोटे पैसे आएंगे, इससे आपको मिलने वाला लाभ क्या होगा? कम होगा। इतना समझ में आ गया। अगर अमीर वर्ग है तो उससे मिलने वाला लाभ अधिक होगा। तो आपको पता चल गया होगा किसके लिए उत्पादन करना है। यदि जहां गरीब अमीर वर्ग ज्यादा है तो वहां आपको अधिक वस्तुओं का उत्पादन करना है, और जहां कम लोग गरीब जहां गरीब ज्यादा है तो वहां गरीब लोगों के लिए उत्पादन करना है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, 100% आपके एग्जाम में आएगा, ध्यान रख लीजिएगा। हो सके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पीपीसी की विशेषताएं लिखिए और मान्यताएं लिखिए। 2 या 3 मार्क्स में आपसे पूछिएगा। पीपीसी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की विशेषताएं लिखिए और मान्यताएं लिखिए। तो आपको बता दूं इसकी विशेषताएं क्या है। इसकी 2 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी? 2 विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं भाई? जो पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र है वो नीचे की, उसका ढलान नीचे की ओर होता है, उसका ढलान होता है वो किसकी तरफ होता है? नीचे की ओर होता है। क्यों? यही पूछता है आपसे। जो पीपीसी उत्पादन संभावना वक्र का ढलान है वो नीचे की ओर क्यों होता है? क्योंकि आपको पता है संसाधन सीमित है। यदि आप एक वस्तु का उत्पादन बढ़ाते हैं तो आपको दूसरे वस्तु के उत्पादन में कमी करनी पड़ेगी, इसलिए उसका ढलान नीचे की ओर होता है। दूसरी बात, पीपीसी के मूल बिंदु के उन्नोत्तर होता है, मूल बिंदु के उन्नोत्तर उन्नोत्तर होता है। पीपीसी के मूल बिंदु के क्या होता है? उन्नोत्तर होता है। उन्नोत्तर होता है मतलब आपको पता है, यदि आप एक विकल्प का चयन करते हैं, यदि आप एक विकल्प का चयन करते हैं और उसके बाद आप दूसरे विकल्प का चयन करते हैं तो आपको दूसरे विकल्प छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, उसे हम इसलिए हम उसे मूल बिंदु को उन्नोत्तर कहते हैं। ये तो आपकी 2 विशेषताएं हैं जो आपको लिखनी है। समझ में आ गया होगा इतना। उसके बाद पूछता मान्यताएं क्या हैं। 3 मान्यताएं लिख लो। संसाधन दिए हुए हैं, क्या? संसाधन दिए हुए हैं, तकनीकी स्थिर है, संसाधनों का पूर्ण कुशल प्रयोग। ठीक है, ये इसकी मान्यता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। प्रश्न 7 जो आपसे 1 मार्क्स में एमसीक्यू टाइप में पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। वह कथन जो कोई सुझाव नहीं देता उसे क्या कहते हैं? अभी हमने आदर्शात्मक और वास्तविक अर्थशास्त्र में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? वह कथन जो कोई सुझाव नहीं देता उसे क्या कहते हैं? कमेंट करके बताओ हमें। वास्तविक अर्थशास्त्र। क्यों? क्योंकि जो सुझाव नहीं देता वो वास्तविक अर्थशास्त्र होता है, जो सुझाव देता है वो आदर्शात्मक कथन होता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र संबंधित है
अभी हमने ऊपर बात की थी, ये किससे संबंधित है? कमेंट करके बताओ मैं किससे संबंधित है? विचारों से संबंधित है। किससे? विचारों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? विचारों से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक बेल आइकन दबाकर अपने वीडियो को अंत दीजिए और थैंक यू फॉर वॉचिंग।